दिल्ली के झंडेवालान में आरएसएस का दफ्तर है केशव कुंज। इसी केशव कुंज में अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना का हेडक्वार्टर है। हाल में ही इसी संस्था से जुड़े वाईएस राव को इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च का चेयरमैन नियुक्त किया गया और अब अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना पुराणों पर आधारित इतिहास लिखने जा रही है। क्योंकि जब भी बीजेपी सत्ता में आती है तब आरएसएस और उससे जुड़ी संस्थाओं को इतिहास में बदलाव याद आने लगता है। लिहाजा संघ के नए इतिहास लेखन प्रोजेक्ट से इतिहासकारों का माथा ठनकने लगा है और एक बार फिर देश में बड़ी बहस छिड़ गई है कि क्या संघ के इशारे पर बीजेपी इतिहास बदलेगी। अमेरिकन लोगों का अमेरिका है, हिंदुस्तान किसका है? हिंदुस्तानी लोग। हिंदू और हिंदुस्तान की नई परिभाषा देने के बाद अब आरएसएस की नजर भारत के इतिहास पर है। आरएसएस ने देश का इतिहास नए सिरे से लिखने का फैसला किया है, जिसके लिए संघ की विचारधारा से प्रभावित देश के 100 इतिहासकारों का सम्मेलन बुलाया जा रहा है। अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक आरएसएस मानता है कि भारतीय पुराण सबसे पुराने ऐतिहासिक दस्तावेज हैं और उन्हीं को आधार बनाकर भारत का इतिहास लिखा जाना चाहिए। इसके लिए संघ ने पुराणांतर्गत इतिहास के नाम से एक कार्यक्रम शुरू किया है। संघ का इरादा 2025 तक देश का नया इतिहास लिखने का है, जिसकी जिम्मेदारी आरएसएस से जुड़ी संस्था अखिल भारतीय इतिहास संकल्प योजना को सौंपी गई है। यही संस्था 22 से 24 अगस्त तक गुजरात के पालमपुर में इतिहासकारों का वर्कशॉप करने जा रही है। कुछ बातें ऐसी इतिहास में विसंगतियां हैं जो निकलनी चाहिए और अगर सब सर्वसम्मति बनेगी तो शायद उस अनुसंधान के आधार पर वो विसंगतियां उसमें से निकलेंगी। अब बड़ा सवाल यह है कि देश के इतिहास को पौराणिक संदर्भ में लिखने के पीछे संघ की मंशा है क्या? चूंकि देश में बीजेपी की सरकार है और इतिहास गवाह है कि जब भी बीजेपी देश की सत्ता में आती है वो संघ की विचारधारा के हिसाब से इतिहास लिख पाने में जुट जाती है। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार के दौरान भी स्कूली पाठ्यक्रम में नया इतिहास पढ़ाने की कोशिश हुई थी, जिसे सरकार पर संघ के दबाव का नतीजा करार दिया गया। 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में इतिहास बदलने की पहल की, जिसका बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। इस बार भी देश में बीजेपी की सरकार है और संघ अपनी पसंद के इतिहासकारों से इतिहास लिखवाने में जुटा है। ऐसे में इतिहास के जानकार ही सवाल उठा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार संघ के दबाव में इतिहास बदलने वाली है। ये जो आरएसएस का मुद्दा आया है, बीजेपी को सत्ता में रहना है तो वो चाहते हैं कि वो अपनी तरह का इतिहास, तो फिर वो एक तरह से बीजेपी की गुणगान कहिए या एक तरह से कि धर्म, उसका नाम भी इतिहास न रखा जाए तो अच्छा है। उसका नाम रखें कि वो क्या कहते हैं रिलीजियस स्टडीज कर दें या कुछ ऐसा कर दें जिसमें उनका पर्पस सर्व होता हो। इतिहास अपने आप में किसी राजनैतिक दर्शन की चेरी बने कि दासी बने, यह अपने आप में इतिहास शास्त्र के लिए एक अच्छी बात नहीं है। इसमें इतिहास को बहुत तोड़ मरोड़ देने की संभावना दिखाई देती है। इतिहास के साथ छेड़छाड़ करना बहुत मानसिकता, हमारे जो देश की मानसिकता पे बड़ा प्रभाव पड़ेगा। हम नहीं समझते कि वो सक्सेसफुल होंगे, मगर ये बहुत ही एक डेंजरस प्रक्रिया है, उन्होंने शुरू कर दिया है। बीजेपी और संघ के नेता पहले से आरोप लगाते रहे हैं कि देश में बच्चों को जो इतिहास पढ़ाया जाता है वो वामपंथी विचारधारा के इतिहासकारों का लिखा हुआ है और उसमें एक तरफा तथ्य दिए गए हैं, जबकि देश के नामे गिरामे इतिहासकारों का कहना है कि बीजेपी सत्ता में आते ही शिक्षा के भगवाकरण की साजिश में जुट जाती है, क्योंकि ये संघ का एजेंडा है। एक बार फिर देश में वही विवाद सिर उभार रहा है। संघ ने इस बार पुराणों के आधार पर इतिहास लिखने की पैरवी करके इस बहस को और दिलचस्प बना दिया है कि क्या पुराणों पर आधारित इतिहास प्रामाणिक होगा, क्योंकि पुराणों को संघ इतिहास के नजरिए से देख रहा है, जबकि इतिहासकार मानते हैं कि पुराण सिर्फ धार्मिक आख्यान भर हैं। नोएडा में ललित मोहन और वाराणसी में संतोष ओझा के साथ संजय शर्मा, दिल्ली, इंडिया न्यूज।
तो क्या संघ के इशारे पर बीजेपी अब इतिहास बदलेगी? इसी पर होगी हमारी बड़ी बहस और हमारे साथ मेहमानों का एक पूरा पैनल, खास पैनल बना हुआ है, जिसमें इतिहासकार हैं, जिसमें समाजशास्त्री हैं, जिसमें धर्मगुरु हैं, जिसमें राजनीतिज्ञ हैं, जो हमारे साथ इस बड़ी बहस को करेंगे। सबसे पहले हम आपका परिचय करा देते हैं उनसे। हमारे साथ मुकेश नायक जी हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ आरती मेहरा जी हैं, बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता। हमारे साथ पुष्पेश पंत जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, साथ ही साथ समाजशास्त्री हैं। हमारे साथ प्रभु महापात्रा जी हैं, जो कि नोएडा स्टूडियो में मौजूद हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं ड्यू में, हिस्ट्री डिपार्टमेंट में। हमारे साथ देवेंद्र स्वरूप साहब हैं, जो कि एक हिस्टोरियन हैं। हमारे साथ बलदेव राज शर्मा जी हैं, जो कि संघ के विचारक हैं। हमारे साथ मौलाना अतहर हुसैन देहलवी हैं, जो कि अंजुमन मिन्हाज रसूल से ताल्लुक रखते हैं और बहुत ही वोकल हैं इन तमाम सामाजिक मुद्दों पर। हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे प्रेम शुक्ला जी, एडिटर दोपहर का सामना के। लेकिन सबसे पहले आरती मेहरा जी, क्या संघ के इशारे पर बीजेपी अब इतिहास बदलेगी? क्या पुराणों के आधार पर इतिहास लिखा जाएगा? दीपक जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी और तमाम दर्शकों से आपके माध्यम से, जो भारत के मूल निवासी हैं, कि नरेंद्र मोदी जी ने डेवलपमेंट के अलावा, विदेश नीति के अलावा, करप्शन के अलावा और देश से के साथ जुड़ी हुई और समस्त बातें, जिसमें इकोनॉमी की बात है, कोई भी बात क्या भारत के प्रधानमंत्री या उनके मंत्रालय में से किसी ने भी की है? क्योंकि जिस तरीके से उनके नाम को कोई भी बात होती है उसमें भारतीय जनता पार्टी को जोड़ देना तुरंत ही, मुझे लगता है ये उनके साथ जाती है। आज जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है वो बहुत ही सम्मानीय और राष्ट्रीय संस्था है। आरती जी, इंटरप्ट कर देता हूँ। आपने आईसीएचआर में वाइस राव को अपॉइंट किया है, जो उसी संस्था से जुड़े हुए आरएसएस की, जो ये इतिहास लिखने जा रही है, और ये अपॉइंटमेंट मोदी सरकार ने किया है। वाइस राव, देखिए, मोदी जी स्वयं भी आरएसएस से हैं, देश के प्रधानमंत्री भी ऐसे तो आरएसएस से हैं। आरती मेहरा जो दिल्ली की महापौर बनी और उसने सब दृष्टि से सब वर्गों को साथ लेके सबके लिए काम किया। मैं भी आरएसएस परिवार की जन्मी हूँ दीपक जी। मतलब एजेंडा साफ है ना? आपको राष्ट्रीयता सिखाता है, आप में संस्कारों की एजेंडा नहीं है कोई भी। एजेंडा सिर्फ देश है, सिर्फ और सिर्फ देश की प्रगति, देश का विकास, देश का इतिहास, सक्षम विदेश नीति, देश की इकोनॉमी को स्ट्रक्चर करना, देश का इतिहास देश का इतिहास भी सही पढ़ाया जाना चाहिए। देश का इतिहास सिर्फ नेहरू गांधी तक सीमित नहीं होना चाहिए। देश का इतिहास सिर्फ नेहरू गांधी तक सीमित नहीं होना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस, वीर सावरकर, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन सबकी शहादतें, सुखदेव, चंद्रशेखर, भगत सिंह, सबकी वो जो शहादतें हैं, वो देश के बच्चों को बताई जानी चाहिए। इतिहास पूरा काशी, मथुरा, ये भी पढ़ना चाहिए क्या? गौरवमयी, बिल्कुल उनसे भी सीख लेनी चाहिए हर चीज से। आफ्टर ऑल हर चीज से हमें इतिहास किस लिए होता है, लेकिन इतिहास के गौरवमयी महाराणा प्रताप को आप आतंक का नहीं बताएंगे। महाराणा प्रताप का गौरवमय इतिहास बता के आप आज की पीढ़ी में एक जबरदस्त प्रेरणा डालने का काम करना चाहिए। तो दीपक जी, मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी का आज के दिन में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडा है दीपक जी, और वो एजेंडा है भारत को आगे और आगे, बहुत आगे लेके जाने का हर दृष्टि से। इतिहास बदलने का भी। मुकेश नायक जी, फिर से क्या शिक्षा के भगवाकरण की कोशिश हो रही है? देखिए दीपक जी, बात इस विषय पर चल रही है कि पुराण के आधार पर इतिहास लिखा जाएगा। मैं एक विनम्रतापूर्वक यह प्रश्न करता हूं कि ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्यवेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्ववेद,
इसके नीचे शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद, प्रतिशाख, न्याय, वैशेषिक, अरण्यक, ब्राह्मण्य, सांख्य, योग, दर्शन, कर्म, मीमांसा, उपनिषद, शास्त्र और पुराण और गीता, ये वैदिक वांग्मय है। ये किस आधार पर इसमें परिवर्तन करेंगे? दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूं कि ऋग्वेद इस पूरे धरती की पहली किताब है, आध्यात्मिक किताब भी और पहली किताब है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ऋग्वेद की जो 10,500 ऋचाएं हैं वो श्रुतियां हैं, यानी श्रुति से श्रुति तक प्रवाहमान जो ज्ञान की अनंत धारा है वो वेद है। और वेद की ऋचा प्रकृति का नियम है, हमारी चेतना का स्पंदन है, ये प्रार्थनाएं हैं। ऋषियों ने ऋतंबरा प्रज्ञा काल में शुद्धतम चेतना में जो चेतना के स्पंदनों का अनुभव किया वो अपने शिष्यों को बताया, उन्होंने वो लिपिबद्ध किया, ये श्रुतियां हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के जो नेता यहां बैठे हैं या इतिहासकार, कि इन श्रुतियों में किस तरह का परिवर्तन लाएंगे ये, और किस तरह का इतिहास इन श्रुतियों के बारे में, इस ज्ञान की अनंत धारा के बारे में ये लिखेंगे? बलदेव भाई शर्मा बताइए। देखिए, एक तो मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि मुकेश जी को वेद से लेकर और भारतीय वांग्मय का बहुत अच्छा ज्ञान है। नहीं, वो खुद पब्लिक डिस्कोर्स करते रहे। हाँ, खुद पब्लिक डिस्कोर्स करते रहे। लेकिन जिस तरह की बात मुकेश जी कह रहे हैं वो बड़ी विरोधाभासी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वेद में और भारतीय वांग्मय में किस तरह का परिवर्तन करेंगे। परिवर्तन करना इतिहास लिखना नहीं है, जो हमारे यहाँ है उसकी जानकारी निरंतर नई पीढ़ी को मिलती रहे। और देखिए, इतिहास केवल आंकड़ों का खेल नहीं होता, इतिहास एक प्रेरणास्पर शक्ति है जो भावी समाज को शक्ति संपन्न बनाती है, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। और इतिहास लिखने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि चीजों को तोड़ा मरोड़ा जाएगा। अगर वेद में जो है उस सत्य को कौन बदल सकता है? वेद तो ईश्वर की वाणी कही गई है। वेद की जानकारी अगर लोगों तक पहुंचाई जाए तो इसमें क्या आपत्ति है? अभी भगवाकरण की बात कह रहे थे, तो भगवाकरण की स्थिति तो दीपक जी इस देश में ये हो गई है कि ग से गधा सेकुलर माना जाता है और ग से गणेश सांप्रदायिक माना जाता है। ये बाकायदा एक शिक्षा मंत्री थे मध्य प्रदेश के, जो बाद में भारत के उच्चतम पद पर रहे, उन्होंने अपने समय में ये बदलाव करवाया और उन्होंने ये कहा। लेकिन अगर इस तरह की स्थिति हो जाएगी कि विद्यालयों में सरस्वती वंदना करना सांप्रदायिक माना जाने लगेगा, तो आप क्या करेंगे इस देश की शिक्षा का? शिक्षा की प्रेरणा ही खत्म हो जाएगी। आज इस देश में अभी मुश्किल से 10-12 दिन हुए होंगे और अखबारों में छपा के बंगाल के पाठ्यक्रम की पुस्तक में पढ़ाया जा रहा है कि खुदीराम बोस आतंकवादी था। जिस खुदीराम बोस की फांसी के बाद जब उनकी चिता जली तो हजारों की संख्या में लोग उस राख को लेकर दौड़ पड़े, अपने बच्चों का ताबीज बनाएंगे, जिससे खुदीराम बोस की जैसी प्रेरणा और उस जैसा त्याग, उस जैसी देशभक्ति हमारे बच्चों में आए। ये इतिहास की ताकत है। इतिहास आंकड़ों का खेल नहीं है। और इतिहास के साथ पंडित नेहरू के शासनकाल से लेकर वामपंथियों ने जिस तरह की खिलवाड़ की है, देवेंद्र स्वरूप जी बैठे हैं, आप विस्तार से उनसे बात करिए किस तरह इस इतिहास की दुर्गति की गई है और इस इतिहास की प्रेरणाओं को खत्म किया गया है नहीं गर्हित उद्देश्यों के लिए। और आज इतिहास की बात की जाती है तो उसके भगवाकरण को लेकर शोर मचाया जाता है। ये कौन सा तर्क है? आप बुद्धिजीवी हैं तो अपने तर्क भी रखिए, दूसरों के तर्क भी सुनिए। अगर पुराण की बात की जा रही है, महाभारत हमारे पुराणों में आता है और महाभारत के बारे में सारे लोग जानते हैं। पिछले बार मौलाना साहब हमारे साथ इसी कार्यक्रम में थे, गीता की बड़ी प्रशंसा कर रहे थे। वो गीता तो उसी महाभारत का अंश है। अगर गीता के बारे में देश के बच्चों को बताया जाता है तो इसमें कौन सी सांप्रदायिकता है? कौन सा इतिहास तोड़ा मरोड़ा जा रहा है? इतिहास की प्रेरणा महत्वपूर्ण है। इतिहास कहाँ है? इट्स अ वे ऑफ लाइफ। गीता इज अ वे ऑफ लाइफ, जीवन दर्शन है वो। इस मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले पुष्पेश पंत जी के पास चलूंगा। पुष्पेश पंत जी, क्या वाकई में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है पिछले 60-67 सालों में? नहीं, मुझे लगता है ये बात हमको निसंकोच स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले 60-65 साल में इतिहास में, पिछले 60-67 सालों में, नहीं, मुझे लगता है ये बात हमको निसंकोच स्वीकार करनी पड़ेगी कि पिछले 60-65 साल में इतिहास में अधिकांश समय
मार्क्सवादी समाजवादी मनोवृत्ति वाले इतिहासकारों ने अपनी विचारधारा के आधार पर भारत के पौराणिक प्राचीन काल के इतिहास की व्याख्या की है, जो इस देश के जनमानस के प्रतिकूल है। और मुझे लगता है कि दो बातें हमें समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ आजादी की लड़ाई का इतिहास नहीं है कि नेहरू गांधी परिवार का महिमा मंडन हुआ और क्रांतिकारियों का अवमूल्यन हुआ। मुझे लगता है कि भारत का जो हजारों साल पुराना सांस्कृतिक इतिहास है, उसके बारे में जो समझ अंग्रेजी परस्त नेहरू की थी वो बहुत सीमित थी, और उसको लोगों ने वेदवाक्य मान लिया बाद में इतिहास लिखने के लिए। और आज भगवाकरण की बहुत बात होती है, मगर जब यूपीए कांग्रेस का राज था और उसके पहले श्रीमती गांधी का राज था, जब नूरुल हसन इस देश के शिक्षा मंत्री थे, तो वो जो बीजारोपण कर गए लाल परचम का, उसका जो साम्राज्य बना, उसने इस देश के इतिहास लेखन की जो दुर्दशा की और पठन पाठन की, उससे निजात पाने के लिए यदि भगवाकरण एक अंशतः होता है तो वो एक तरह से संतुलन का काम है। मगर फिर भी जो आरती जी कह रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो कुछ संघ कहता है, क्या वो आज भारत सरकार के लिए वेदवाक्य है? क्या उससे लीक से हटने का कोई भी साहस भाजपा की सरकार नहीं करेगी? मुझे लगता है कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत की वर्तमान सरकार और राष्ट्रीय स्वयं संघ के विचारों में अंतर करने की जरूरत है। सच है कि मोदी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे हैं, मगर न मोहन भागवत जी कोई महान इतिहासकार हैं, न मोदी जी का दावा कोई इतिहासकार होने का है। मगर जो बात मैं दोहराना चाहता हूं जोर देकर, वो ये है कि इतिहास कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में कोई भी प्रामाणिक शोध पत्र प्रकाशित हो जाए, कोई भी पुस्तक चर्चित हो जाए, विवादास्पद हो जाए, भारत के आम आदमी के लिए वो इतिहास नहीं होगा। इतिहास एक जातीय स्मृति होती है, उसमें पुराण न केवल इतिहास का साक्ष्य और साधन है, बल्कि उनकी जातीय स्मृति का हिस्सा है। ये बिल्कुल गौण बात है कि ये चीज इतिहास में हुई थी कि या नहीं हुई थी। जो मिथक है, आदमी के मन में जो मिथक है, वो उतना ही प्रभावशाली है उसके राजनीतिक आचरण के लिए जितना कोई ऐतिहासिक तथ्य। और अभी एक भाई ने बड़ी सार्थक बात कही थी कि ये कौन कह रहा है कि आप जो भी स्थापना संघ इतिहास की कर रहा है उससे बाज नहीं कर सकते, आप उसका खंडन नहीं कर सकते, आप शास्त्रार्थ नहीं कर सकते। ये कहाँ है कि यदि आप राव साहब को, जो इतिहास परिषद के अध्यक्ष हैं, अपनी बराबरी का इतिहासकार नहीं मानते, तो आप इतना डरे हुए क्यों हैं? क्यों आप उनके तर्कों का जवाब नहीं दे सकते हैं? क्यों आप ये प्रमाणित नहीं कर सकते हैं कि आपका शोध पुराणों के क्षेत्र में उनसे बेहतर है? देखिए, मैं इतिहास का छात्र रहा हूं, मेरा एमए प्राचीन भारतीय इतिहास का था। सौभाग्य से उस समय तक न तो भारत के इतिहास संस्थान पर मार्क्सवादियों का कब्जा हुआ था और न भगवाकरण की बात कोई करता था। मगर जो बड़े बड़े इतिहासकार थे, केपी जायसवाल, सालतोर, आरसी मजूमदार, वासुदेव शरण अग्रवाल, प्रोफेसर आल्टेकर, और हम लोगों को कौसाम्बी भी उसके साथ पढ़ाया जाता था नैनीताल के एक छोटे से कस्बे में 1959 से 60 वाले दशक में। मुझे लगता है ये बहस बेमानी है। जो राष्ट्रीय गरिमा, गौरव और सांस्कृतिक प्रतिष्ठा का प्रश्न है वो अपनी जगह पर है, इतिहास का पेशेवर अध्ययन और शोध अपनी जगह पर है। मगर मुझे ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होता है कि भगवा ध्वजधारियों को कट्टरपंथी और सांप्रदायिक करार देने वाले सेकुलर लोग, एक बड़ा पुराना मुहावरा है कि मार मार कर मुसलमान बनाया जाता था, इस देश में मार मार कर सेकुलर बनाए जाने की परंपरा शुरू हो गई है, जिसने इतिहास लेखन और शोध के साथ बड़ा अत्याचार किया है। बिल्कुल, मार मार के सेकुलर बना रहे हैं देलवी साहब आप जैसे लोग। लेकिन ऐसा कुछ नहीं। असल परेशानी क्या है कि बहुत बड़े इतिहासकार हैं, बड़े बुद्धिजीवी हैं, और इनके समक्ष कुछ कहना मैं समझता हूँ, मैं तो एक छोटा सा छात्र हूँ, लेकिन मैं जिस देश में हूँ उस देश ने मुझको बहुत कुछ दिया और मुझको पूरे गर्व के साथ कहना पड़ता है। जो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम ने कहा था कि मैं भारत का हूँ और मैं भारत की मिट्टी ने मुझको बहुत कुछ दिया है। जहां तक आप सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, भगवाकरण की बात कर रहे हैं, भगवाकरण एक अलग चीज है और सांस्कृतिकरण एक अलग चीज है। आपको मानना पड़ेगा कि देश के प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, लेकिन साहित्य अकेडमी, साहित्य कला परिषद, नाटक अकेडमी और जितनी चीजें थी उसी मौलवी साहब ने बनाई थी। भारत में गलत क्या था? ये तो कोई गलत नहीं था, क्योंकि सांस्कृतिक कल्चरलिज्म था। इसको आप धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, धर्म नहीं था, मैं वही कह रहा हूँ, वो कल्चरलाइजेशन था। और चूंकि हम सब कल्चर से जुड़े हुए इसलिए उसकी सपोर्ट होती है। इस देश में कहीं भी उद्घाटन समारोह के वक्त कुरान की आयत या वेद की बानी नहीं पढ़ी जाती। वेद की बानी के अलावा जो होता था, यहाँ नारियल फोड़ा जाता था और कभी किसी ने नहीं कहा कि साहब ये भगवाकरण हो रहा है। सही कल्चर है, हम कल्चर के साथ चल रहे थे। मुस्लिम इलाकों में भी जो एमएलए थे वो भी जाकर नारियल फोड़ा करते थे। परेशानी कहाँ होती है जब आप कहते हैं कि सीमित कर दिया गया। भाई मैंने पढ़ा, मैंने आरती जी करी है, रानी झांसी, अरे रानी झांसी को मैंने पढ़ा है, महाराणा प्रताप को मैंने पढ़ा है, और इस देश का हर बच्चा जानता, हम खूब जानते हैं कि खूब लड़ी मर्दानी थी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आप जो कहते हैं इतिहास बदलना, इतिहास कभी बदला नहीं जाता, इतिहास रचा जाता है, इतिहास बनाया जाता है।
कोई ट्रेन से गिर के अरे बनाता है। 1857 में जो हुआ वो तो इतिहास था ना जनाब। बिल्कुल इतिहास था। वो इतिहास बन चुका है, उसको फिर से जिया नहीं जा सकता। इनके साथ जिया नहीं जा कोई नहीं कह रहा, लिखा जा कुछ सकता नहीं है, कहा, उसको बदला जा सकता है, उसको लिखा जा सकता है। इनके साथ विरोधाभास क्या है? कल खुद गोवा के इनके एक मंत्री ने कहा है कि साहब आप जो कह रहे हैं हम आपके साथ नहीं है। हमारा कहना है कि आपको जो कुछ करना है एक व्हाइट पेपर लेके आए, सरकार को आप कहिए अगर आपको लफ्ज सेकुलरिज्म से इतनी ज्यादा चिड़ और इतनी परेशानी है कि आप गधे को सेकुलर आदमी को एक बांध एक बराबर समझते हैं, या सेकुलर का इतना गंदा वर्ड हो गया कि एक जमाने में मलिशियों को आप सेकुलर और मुसलमानों की मिसाल एक साथ देना चाह रहा है। हम इतने खराब हो चुके हैं इस मुल्क में कि सेकुलर और मुसलमान एक ही हो गए हैं। तो आप हमारी गंदगी को खत्म कीजिए। हम शिक्षा के भगवाकरण की बात करें, इसमें आप सेकुलरिज्म को बीच में लेकर आ गए। इससे बड़ी इस देश में क्या विपत्ति होगी? इससे बड़ी इस देश के लिए शर्म क्या होगी कि गधा और सेकुलरिज्म और मुसलमान और सेकुलरिज्म ये किसी ने नहीं कहा, ये किसी ने नहीं कहा देलवी साहब, माफ कीजिएगा। मार के आप सेकुलर बना रहे हैं। नहीं, उन्होंने सिर्फ एक आप गधे तक इससे बुरी बात क्या होगी? एक मुहावरा यूज किया, माफ कीजिएगा, उन्होंने सिर्फ एक मुहावरा यूज नहीं किया। कहा, चलिए हो सकता मैंने गलत, लेकिन अगर सेकुलरिज्म इतना बुरा लफ्ज है, आज आपके पास पूरी सत्ता है, इतिहासकारों की पूरी एक जमात है, मैं आपसे कहता हूं चलिए आइए और आप जाके सदन में कहिए भाई इस लफ्ज सेकुलरिज्म को निकाल दीजिए। हाँ, मैं आपका समर्थन तब करूंगा जब आप कहें कि इतिहासकार जो है वो वेदों की बानी के साथ, वो कुरान की आयत के साथ, वो गीता के श्लोक के साथ, वो तमाम चीजों को, उन तमाम चीजों को जो इस देश में रची बसी है, जैनियों को बुला के, बुद्धिस्टों को बुला के, सिखों को बुला के, जो इस देश के ताना बाना और कल्चर है, जहां तुलसीदास की भी रामायण पढ़ी जाती है, रामचरितमानस को भी पढ़ा जाता है, जहां वाल्मीकि की भी पूजा होती है, वहां खाली एक रामायण नहीं है, वहां 300 से ज्यादा रामायणों को उनके साथ पढ़ा जाता है। वहां महाभारत के अलग अलग चरित्र होते हैं, कहीं पे रावण की पूजा और कहीं राम को। इसलिए आप एक साथ काली केशवपुरम में पहुंच के आप समझ जाएं कि भारत को आपने समझ लिया। भारत को समझने के लिए भारत के लोगों को बुला के बात करेंगे, तब मैं आपका समर्थन करूंगा। नहीं तो आप सेकुलरिज्म का लफ्ज निकाल के सदन पटल के ऊपर बहस कीजिए, फिर आपको मालूम होगा देश के मुसलमान नहीं बल्कि खुद इनके यहाँ विरोधाभास की आवाज शुरू हो जाएगी। देवेंद्र स्वरूप जी, क्या आपको लगता है कि मसला शिक्षा के भगवाकरण और सेकुलरिज्म का है? दीपक जी, आपने चर्चा शुरू की है कि संघ पुराणों के आधार पर इतिहास लिखवाने की कोशिश कर रहा है। मेरा निवेदन है कि आजकल हर चीज को संघ से जोड़कर, भगवाकरण से जोड़कर, भाजपा से जोड़कर उसका राजनीतिकरण किया जाता है। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूं पुष्पेश पंत जी की तरह से। मैंने भी प्राचीन भारतीय इतिहास में एमए और रिसर्च की थी। मैं इतिहास का शिक्षक रहा हूं 30-35 वर्ष तक, और मैं ये कह सकता हूं कि पुराणों को इतिहास का स्रोत बहुत पहले से माना जाता रहा है। एक स्रोत, पूरा नहीं, क्योंकि इतिहास के अनेक स्रोत होते हैं, उनमें से एक स्रोत पुराण है। आपको शायद जानकारी हो कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में F.E. पार्जिटर ने एंशिएंट इंडियन हिस्टोरिकल ट्रेडिशन एंड डायनेस्टीज ऑफ द कली एज दोनों ग्रंथ पुराणों के आधार पर लिखे। D.R. मनकड ने पौराणिक क्रोनोलॉजी नाम की पुस्तक लिखी। काशी में काशी राज पुराण ट्रस्ट की स्थापना हुई, वहां से पुराणम नाम का एक पत्रिका निकली। देश के बड़े बड़े इतिहासकार उसमें पुराणों के आधार पर भारतीय इतिहास की जानकारी को प्रस्तुत करने की कोशिश करते रहे। तो ये कार्य हमेशा होता रहा है। बिल्कुल। और जिस इतिहास संकलन योजना का आपने नाम लिया, उसका प्रारंभ तो 1978-79 में हुआ, और तभी से उसने ये सब योजनाएं बनाई। इन योजना का तब भाजपा का जन्म नहीं हुआ था, तब भाजपा सरकार में नहीं थी। तो इसलिए इस इतिहास लेखन का प्रयास, इसको राजनीति से जोड़ना, भाजपा से जोड़ना, इतिहास के भगवाकरण का आरोप लगाना, मुझे लगता है कि ये बहस को गलत दिशा में ले जाता है, और हमें उसकी वास्तविकता को, अब ये जो पुराण प्रकल्प है, ये पुराण प्रकल्प 5-6 साल से चल रहा है, मैं जानता हूँ इसको।
उसके अंदर केवल पुराणों के अंदर क्या जानकारी है उसका एक इंडेक्स बनाया जाए, उस जानकारी को देश के सामने लाया जाए। ये कभी किसी ने नहीं कहा कि पुराण के आधार पर भारत का इतिहास लिखा जाएगा, ये किसी ने कभी नहीं कहा। ये तो आपकी चर्चा में ये बात कही जा रही है। तो मेरा निवेदन ये है कि हमें चर्चा को अधिक सार्थक बनाने का प्रयास करना चाहिए और उसे सही दिशा में ले जाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन देवेंद्र स्वरूप जी, पुराणांतर इतिहास ये इस पूरे प्रोजेक्ट का नाम है और आपने कहा कि बीजेपी का जन्म नहीं हुआ था, उस वक्त जनसंघ का जन्म हो गया था और मोरारजी भाई की सरकार में ये कोशिश भी हुई थी कि कुछ चैप्टर्स को बदला जाए और कुछ चैप्टर्स को बदला भी गया था। नहीं, वो जो आप 1977, 78, 79 की बहस की बात कर रहे हैं, वास्तविकता यह है कि इतिहास में कई दृष्टियां 100-150 साल से चली आ रही है। आजादी के पहले भी इतिहासकारों के दो समूह माने जाते थे, एक राष्ट्रीय इतिहासकार और दूसरे इंपीरियलिस्ट हिस्टोरियंस। तो ये बहस कोई नई नहीं है। पुष्पेश जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि 60-65 साल से भारत के इतिहास लेखन पर मार्क्सवादियों ने अपना कब्जा जमा लिया, उन्होंने उसको अपनी बपौती बना लिया और जो बाकी इतिहासकार हैं उनको या तो उन्होंने विस्मृति के गर्त में फेंक दिया या उनको सांप्रदायिक घोषित कर दिया। आर.सी. मजूमदार जैसा इतिहासकार विश्व के अंदर शायद ही 2-4 होंगे। उन आर.सी. मजूमदार को इन वामपंथी इतिहासकारों ने जिस तरह से लांछित किया वो मैंने पढ़ा है और कई बार शर्म आती है कि इतने बड़े इतिहासकार के बारे में बड़े छोटे छोटे लोग किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर इतिहास संकलन समिति पुराणों के आधार पर पुराणों में जो जानकारी बिखरी पड़ी है उसको अगर मैं जानता हूं कि मैं बनारस, काशी, लखनऊ विश्वविद्यालय में जब एमए का छात्र था तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल वहां पर भाषण देने के लिए आए और पुराणों का महत्व बतलाते बतलाते वे रोने लगे, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि ये पुराण जो इस देश की इतनी बड़ी ज्ञान की धरोहर है, बिल्कुल उसकी जो उपेक्षा की जा रही है वो मुझे आहत करती है। तो हमको अपने देश की विरासत का आदर करना चाहिए, उसको सेंसेशनलाइज नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि आजकल जितनी बहसें मैं सुनता हूँ उनमें राजनीतिकरण और सेंसेशनलाइजेशन बहुत अधिक हो रहा है। किसी भी चीज को संघ से जोड़ दो और उसको राजनीति के ऊपर थोप दो। ये अप्रोच मेरे ख्याल से विघातक है, हमें उसके बारे में पुनर्विचार करना चाहिए। देवेंद्र स्वरूप जी, प्रभु महापात्रा जी बैठे हुए हैं, सीनियर हिस्टोरियन, आपको जवाब देना चाहते हैं। जी प्रभु महापात्रा जी। देवेंद्र स्वरूप जी और पुष्पेश पंत जी को मेरा नमस्कार। मैं भी पुष्पेश पंत जब पढ़ाते थे मैं यूनिवर्सिटी में था और मुझे बहुत शर्म आता है कि पुष्पेश पंत के सुन रहा हूं मैं पुष्पेश पंत के मुंह से कि 60 साल में वामपंथियों ने फेंक दिया है और ये संतुलन बन जाएगा। इस तरह की बातें जो इतिहास का सहीकरण करना चाहिए, ना कि संतुलन। एक तरफ अगर गलत हुआ है आपके मत में, उसका दूसरे तरफ गलती करने से कोई संतुलन नहीं होता है। ये तो मैं पुष्पेश पंत को सिखा नहीं सकता हूं, मगर पुष्पेश पंत को जानता हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, क्या आपने कभी भी देखा है कि मार्क्सवादी इतिहासकार, मैं सबसे बड़े बड़े नाम ले रहा हूं, उनमें मैं कोई मार्क्सवादी इतिहास के खेमे में नहीं हूं, मगर मैं कहना चाहता हूं मार्क्सवादी इतिहासकार रोमिला पंत की किताब पुराणों के तथ्यों से भरी हुई है कि नहीं, पुराणों के यूज किया हुआ है कि नहीं, पुराणों के स्रोत को यूज किया है कि नहीं, ये तो देवेंद्र स्वरूप भी मानते हैं। मगर सबसे बड़ा बात है, ये तो 33 साल से अगर चला रहे हैं ये अखिल भारतीय संकलन इतिहास संकलन समिति, उनका क्या निकला है? 33 साल के इतिहास में उन्होंने क्या किताब निकाला है, क्या चीज निकाली है जिसके ऊपर हम बहस कर सके? एक मराठी में एक ही किताब मैं देखा, मैं आज खोज रहा था क्या निकाले हैं। एक मराठी में किताब निकाला है जिसको कि उसमें 10-15 कौन इतिहासकार है हम जानते नहीं है। अगर इतिहास का एक लक्ष्य है कि अगर जो भी चीज है
वो पब्लिक डोमेन में किताब निकाला है, जिसको कि उसमें 10-15 कौन इतिहासकार है हम जानते नहीं है। अगर इतिहास का एक लक्ष्य है कि अगर जो भी चीज है वो पब्लिक डोमेन में आप उसको बहस करें, आपकी स्रोत क्या है, आप कैसे एनालिसिस कर रहे हैं, विश्लेषण कर रहे हैं, उसको एनालिसिस कीजिए। ये एक तरफा 100 लोगों को मिला के अगर आप उसको लोगों के ऊपर थोपना चाहेंगे, मैं ये कहना चाहता हूं ये देश कभी सहा नहीं है, ये सहेगा भी नहीं। एक तरफा कोई भी इतिहास लिखे, एक तरफा वो संतुलन नहीं कर सकता है, वो असंतुलन ही करेगा। और पहला बात है इसके बारे में कि इतिहास में पुराण इसके बारे में हमारी बहुत विद्वानों ने और इतिहासकारों ने काफी लिखे हैं। कौन इतिहासकार नहीं है जो संस्कृत के विद्वान नहीं है? आर.एस. शर्मा लीजिए, डी.एन. झा लीजिए, उन्होंने सबने इतिहास की बहुत पुराणों को यूज करके, पुराणों को स्रोत बना के इतिहास लिखी है। उसमें क्या गलती किया उन्होंने? क्या उन्होंने इतिहास से उन्होंने दिखा दिया कोई गलत चीज है जो भारत की महानता को कम कर दिया है? कैसे कम कर दिया, मैं ये जानना चाहता हूं। और ये कैसे, ये नए तरीके से कैसे ये गौरवान्वित करेंगे, किस तरह से गौरवान्वित करेंगे? पुष्पेश्वर जी, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जिस संस्था के लोग ने सबसे बड़ी जो रामायण की जो लेखक, जो हमारे जो रामानुजन की एक इतनी सुंदर लेख है, पुष्पेश्वर पढ़े होंगे उसको, अगर उसको उन्होंने बैन कर दिया क्योंकि उसमें लिखा गया था कि राम को या लक्ष्मण को इस तरह से दिखाया गया किसी एक रामायण में, तो आज आप दशरथ जातक को बंद कर दीजिए, आप बंद कर दीजिए। जहां भी आप, तो आपके पुराण भी बंद हो जाएंगे, आपके पुराणों में भी ये बंद हो जाएंगी। अगर इस तरह की एक तरफा मुहिम चलाएंगे, मैं सोच रहा हूं ये मुहिम चल रहा है, शुरू हो गया है, मगर सबसे बड़ी जो गलती और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है कि देयर इज, इनके पास कोई भी दूसरों को बोलने का समय दें। तो पहले आपने बोल चुके, मैं भी बोल दूं, मैं कुछ बोल दूं। मैं कहना चाहता हूं कि क्या पब्लिक डोमेन में है जिसपे हम बहस कर सके। और पुष्पेश पंत जिसको कह रहे हैं कि पब्लिक डोमेन में ये मार्क्सवादियों ने उनको खा गए, मार्क्सवादियों ने किस तरह से उनको एक क्या नीति, इनके क्या जो आइडियाज थी जिनको उन्होंने नकार दिया, मुझे बताइए आप कौन सी आइडियाज थी? भारत की कौन सी गरिमा को उन्होंने कम किया है? प्रयोग मैंने नहीं किया था। अब कृपया रोमिला थापर आपने कहा कि आप भी पढ़े, अब रोमिला थापर के नाम का मंत्रोच्चार करने से आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप जरा धैर्य से सुन लें। आपने जिस तरह कहा कि आप मार्क्सवादी खेमे के नहीं हैं, उसी तरह मैं भगवा खेमे का व्यक्ति नहीं हूं, मगर मार्क्सवादी इतिहासकारों के प्रभुत्व, उनकी सामंती मानसिकता के कारण मुझे दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास पढ़ाना छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पढ़ाने के लिए जीएनयू में जाना पड़ा था, पहली बात। और मेरी राजनीतिक विचारधारा दूर दराज से भाजपा आरएसएस की नहीं है, पहली बात। जिस सेकुलरिज्म शब्द को लेकर इतनी आपत्ति लोगों को है, उसको भारतीय संविधान के प्रीफेस में जोड़ा गया था आपातकाल के काले दिनों में। रोमिला थापर जी को संस्कृतिस्ट कोई मानने को इस देश में तैयार नहीं है। पांडुरंग वामन कामे की धर्मशास्त्र की आप बात करें तो आदमी शायद सुने, कौशाम्बी का नामोल्लेख करें तो आदमी आपसे बहस करे। मगर मुझे लगता है कि ये, और मैंने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया था कि ये लोग मार्क्सवादियों को खा गए या मार्क्सवादियों ने इन्हें खा लिया। मैंने ये कहा था कि जिस तरह उन्होंने अपना प्रभुत्व बनाया और जिस तरह की नियुक्तियां अपने लोगों की उससे दीर्घ काल तक एक संतुलित इतिहास के अध्ययन की संभावना नष्ट हुई है। इससे इनकार करना बड़ा कठिन है। और जिस रामानुजन के लेख आदि का आप उल्लेख कर रहे हैं, उस समय क्या भारत में यूपीए की सरकार नहीं थी? क्या आपने भयादोहन के कारण ये स्वीकार नहीं किया था? क्या जो प्रगतिशील एनसीईआरटी की इतिहास की पुस्तकें थी, उनसे क्या न्यायालय के फैसले के बाद आपको टेक्स्ट को संशोधित नहीं करना पड़ा था? पंत साहब, मैं आपसे छोटी सी, मैं तो आप छोटा सा छात्र हूं और आप बड़े महाज्ञानी हैं, आपसे छोटी सी एक बात मैं पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से। एक मैं ज्ञानी नहीं हूं, मेरा तो इतिहास का अध्ययन, मैं एक छोटा सा छात्र, मैं एक छात्र के नाते आपसे पूछ रहा हूं, क्या इतिहास लेखन भारत की जो हमारा संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, जिस पे हमको इतना फक्र है और हमेशा हमको करना चाहिए, मेरा पूछना यह है कि जब ये इतिहास, क्या वो मार्क्सवादी लिखें या भगवावादी लिखें या सेकुलर लिखें, पर मैं जिस जगह जामिद के छत्र छाया के अंदर जो स्कूल था, मैंने उसी स्कूल के अंदर ऋग्वेद और अथर्ववेद को पढ़ा।
मैंने उसी स्कूल के नीचे जो है रामायण और महाभारत को पढ़ा। अरे मैंने नहीं पढ़ा, मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि जब वो चीज हमने दीपक जी ने इससे पहले गीता पे एक बहुत अच्छी बहस यहाँ करी थी। हमारा कहना यह है जहाँ खागा या आई या अलिफ बाता लोगों को पूरा हमारी बुनियादी तालीम नहीं मिल पा रही है, क्या ऐसे वक्त के अंदर जहां हमारे यहाँ प्राइमरी एजुकेशन में हम बहुत पीछे जा रहे हैं और बदकिस्मती से यूपीए के मंत्री ने जो 8वीं क्लास तक जो पास करने का जो सिस्टम शुरू किया है उसने और हमारे शिक्षा को बर्बाद करके रखा है। इन चीजों पर चर्चा करने के बजाय हम इतिहास रचें, हम इतिहास बनाएं जो हमारे पूर्वजों ने बनाया था। क्या लेखन के जरिए हम थोपने की जो कोशिश कर रहे हैं, क्या भारत के सारे लोगों को स्वीकार हो सकता है? दूसरी बात, मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूं मौलाना साहब। मेरा ये मानना है कि ये जो बहस चल रही है ये सार्वजनिक मंच पर चलती रहे, मगर कोई भी अपनी इतिहास लेखन को एक तरफा किसी पे नहीं थोप सकता। जो मोहपात्रा साहब कह रहे थे उनको कोशिश कर लेने दीजिए। कौन इस देश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक परेशानी है जब ये दिखाया जाता है भारत के लोगों को कि ऐसे इतिहास के मुसलमान, हम कभी किसी चीज की मुखालफत नहीं की है। हम जानते हैं कि स्वामी अय्यप्पा की आज भी मुस्लिम सूफी के जो है वो पढ़े जाते हैं। भगवान जगन्नाथ की पूजा के वक्त मुस्लिम सूफी की ही तेज आरती होती है। मैं जानता हूं कि अजमेर के अंदर आने वालों की तादाद जो है वो हिंदुओं की होती है। इसलिए मेरा कहना है क्या सेकुलरवादी लोग हो, मार्क्सवादी, कम अज कम भारत की जो संस्कृति है जो एक दूसरे के साथ मेल मिलाप है वो प्रीफेस आइन के या दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रीफेस में जोड़ने से नहीं, हमारी सदियों पुरानी चीज है। इस चीज को बताने का काम होना चाहिए। लेखन के बजाय हम इतिहास रचने की बात करें। इतिहास कैसे रचा जाता है भाई? इतिहास तो अभी रच सकते हैं। आप रच रहे हैं, बैठ के हम चर्चा तो करना है कम से कम। पुष्पेश जी ये जवाब प्रेम शुक्ला जी से लेते हैं। प्रेम शुक्ला जी, इतिहास लिखा जाता है या रचा जाता है? रचा तो जाता है लेकिन जो बीत गई है वो बात तो जाएगी नहीं ना। जो बीत गई वो बात गई नहीं होगी, उसके लिए तो इतिहास लिखा जाएगा। नहीं, आज हम लोग जो पूरा बहस करने बैठे हैं वो अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक इकाई होने का आरोप जिस पर है उसकी एक योजना पर हम बहस करने बैठे हैं। तो यदि कोई इस संवैधानिक लोकतंत्र को मानने वाले देश में यदि कोई पुराण के इतिहास को लिखना चाहता है, उस पर शोध करना चाहता है, तो इस पर इतनी भगवाकरण की आशंका क्यों प्रकट हो रही है? उसको तत्काल जो है सेकुलरवाद के ढांचे के नष्ट होने की आशंकाएं क्यों व्यक्त हो रही हैं? कल कोई मार्क्सवादी लिखे इतिहास और मार्क्सवाद के दृष्टि से लिखे तो मुझे लगता है उस पर किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कल कोई इस्लामी इतिहास को इस देश में लिखने बैठे और अपनी दृष्टि से लिखे तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अगर कल कोई जो है किसी भी दृष्टि से इतिहास का शोध, प्रबंध और उसका लेखन करना चाहता है तो इससे किसी के संवैधानिक अधिकारों का हनन कैसे होता है? सेकुलर ढांचा ध्वस्त होने की आशंका क्योंकि जब भी बीजेपी की सरकार आती है शिक्षा के भगवाकरण की बात होने लगती है। जुड़े हुए किसी संस्था ने विस्तार की बात कीजिए। हाँ, नहीं, अभी शिक्षा का भगवाकरण कहाँ हुआ? इसमें नहीं, ये इसमें शिक्षा का भगवाकरण कहाँ हुआ? अभी एक संस्था है, वो संस्था 1978 से कार्यरत है। वो संस्था एक लेखन की परियोजना ले रही है। वो लेखन की परियोजना एक अखबार में सनसनीखेज ढंग से प्रकाशित कर दी जाती है और उस पर जो है हमारे देश के तथाकथित सेकुलर समुदाय को खतरा दिखाई देने लगता है। तो आप जो है रोज भेड़िया आया इसके नाम पर जो भगवा से भय पैदा कर रहे हो, ये विभाजनकारी है कि नहीं है? नहीं, अगर आप माने तो पहला बात है ये 33 साल से जो चल रहा है उसका कोई हमें पब्लिक डोमेन में कुछ दिखाई दे, हमें पता चले कि ये किस तरह से, किस क्राइटेरियन से, किस हिसाब से इतिहास आएगा ना पब्लिक डोमेन में। 33 साल से देखिए हम जब भी इतिहास लिखते हैं या जो भी लिखते हैं आपने उसको तो हम तो रखते हैं सामने। अभी तक तो आरएसएस की कोई भी डॉक्यूमेंट, इंटरनल डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में नहीं है। 33 साल में काम नहीं हुआ तो अब काम करने दो। करने दीजिए, हम मना नहीं कर रहे, हम तो कोई भी मना नहीं कर, उनका सरकार है। मैं आप सबके पास लौटूंगा, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है क्योंकि वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे तो हम आपको कुछ उदाहरण बताएंगे और बताएंगे कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या क्या पढ़ाया जाता है और उसके जवाब लेंगे आरती मेहरा जी से और प्रेम शुक्ला जी से ब्रेक के बाद। तो क्या संघ अब पुराण के इतिहास से
हिसाब से इतिहास लिखाएगा? इसी पर हो रही है हमारी बड़ी बहस और हमारे साथ तमाम पैनल जुड़ा हुआ है। ब्रेक से पहले मैंने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर में क्या पढ़ाया जाता है। 2002 में इतिहासकार रोमिला थापर और आदित्य मुखर्जी को कोट कर रहा हूं और उन्होंने लिखा था सरस्वती शिशु मंदिर में 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आरती मेहरा जी, मेरा सवाल आपसे आरती मेहरा, रोमिला थापर और आदित्य मुखर्जी को कोट कर रहा हूं और उन्होंने लिखा था सरस्वती शिशु मंदिर में 4वीं और 5वीं कक्षा के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ध्यान दीजिएगा आरती मेहरा जी, मेरा सवाल आपसे आरती मेहरा जी। आरती जी, पहला पढ़ाया जाता है हिंदुओं के अलावा भारत में जितने भी समुदाय के लोग रहते हैं वो सब विदेशी हैं। मेरा सवाल यह है क्या बौद्ध, सिख और जैन को भी विदेशी कहा जाएगा? ये सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाया जाता है? बिल्कुल नहीं। क्या जवाब दे? क्या गलत है या सही है? ये गलत है या सही है? हेलो हेलो, बलदेव भाई शर्मा आपसे शायद ये गलत सही में इसका उत्तर सिर्फ हाँ या ना या गलत और सही में नहीं दिया जा सकता। अभी पिछले बार देखिए हिंदू को लेकर जो बहस हुई उसमें हिंदू कोड बिल की बहुत बातें पूछा। हिंदू कोड बिल के अनुसार जैन, बौद्ध, सिख उससे बाहर है ही नहीं। ये जैन, बौद्ध और सिख आज एक अलग संप्रदाय हैं, उनका अपना एक सम्मान है, महत्व है, लेकिन ये सारी शाखा प्रशाखाएं कहां से निकली? जिस दर्शन में से निकली। अपने जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उन्होंने कहा कि जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजय, तो हिंदू धर्म की बात उन्होंने कही। हिंदू धर्म से ये सब चीजें कहीं अलग नहीं है, उसी का ये अलग तो शाखा प्रशाखाएं हैं। नहीं तो फिर क्यों पढ़ाया जाता है? हिंदुओं के अलावा विदेशी हैं। ये हिंदू, वो तो हिंदू को ही उसी में मान रहे हैं। ये तो हम व्याख्या कर रहे हैं कि जैन, बौद्ध सिख उससे बाहर है। सिख तो अपने आप को नहीं मानते। नहीं, वो नहीं मानते, अलग बात है, लेकिन उन्हीं के गुरु ने ये कहा, उन्हीं के गुरु ने ये कहा, उन्हीं के गुरु ने ये कहा कि जगह धर्म हिंदू सकल भंड भाजय। और गुरु तेग बहादुर साहब ने हिंदुत्व की रक्षा के लिए यहाँ शीशगंज चौराहे पर अपना सिर कटाया था, तो आप उनको अलग कैसे कर सकते हैं? लेकिन बाकी आप देखिए, यहूदी हैं, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, ये सब बाहर से आए हुए संप्रदाय हैं और इन संप्रदायों का पूरा सम्मान पूरे सद्भाव के साथ इस देश में किया गया, उनको रखा गया और आज भी उसी समाज का ये अंग बने हुए हैं। यहूदियों ने इजराइल से विस्थापित होने के बाद 2000 साल तक पूरी दुनिया में घूमे और जब इजराइल बना और यहूदियों ने अपने संस्मरण लिखे तो उसमें बड़े गर्व के साथ उन्होंने लिखा कि भारत एकमात्र देश ऐसा था जहां हमें पूरे सम्मान और सद्भाव के साथ रखा गया। ये तो हिंदू संस्कृति है। भारत की पहचान क्या है? महापात्रा जी, मुसलमानों ने भी कहा, ईरान में भी रखा गया। प्रभु महापात्रा जी बताइए, बाकी सब विदेशी हैं? नहीं, ये चाहे बौद्ध हो, चाहे सिख हो, चाहे जैन हो। देखिए, ये एक तो भ्रांत धारणा है और मैं जो भी थोड़ा जानते हैं देवेंद्र स्वरूप जी और पुष्पेश पंत जी जो इतिहास के थोड़े, कि ये मूल भावना की जहां हिंदुत्व यही होगा जिनका पितृ स्थान और जिनका धर्म स्थान एक ही जगह पे हो। इसलिए जबकि हम जानते हैं कि ज्यादातर 90% से ज्यादा मुसलमान जो हैं ये भारत के मूल निवासी हैं, फिर भी उनको हम हिंदुत्व के ये से बाहर रखेंगे। ये इस तरह की जो धारणा है, हिंदू ये जो है ये मूल निवासी है, ये मतलब ये नहीं समझते हैं कि बाहर से, ये एक आइडिया था कि आर्य जो है भारत से ही पैदा हुए हैं। ये एक भ्रांत धारणा, बहुत दिन से डिस्क्रेडिटेड धारणा है, मगर इसको ये थोपना चाहेंगे। अच्छा ठीक है, दूसरा सवाल ले लेता हूं मैं। कुतुब मीनार का निर्माण समुद्रगुप्त ने कराया, ये भी पढ़ाया जाता है। मैं दीपक और इस पर पीएन ओक ने इस पर पूरी पुस्तक लिखी है। जैसे अभी महापात्रा साहब कह रहे थे ताजमहल तेजो महालय है, उस पुस्तक में पूरे, मतलब आप मानते कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने नहीं बिल्कुल पुष्पेश जी संशोधन ऐसे होगा। मैं बलदेव जी को सलाम करना चाहता हूँ। फिर मैं मानता हूँ कि उस पर लिखी कुरानी आयात जो आज के जमाने में कोई अच्छा मुसलमान नहीं लिख सकता। मैं मानता हूँ कि तेजस ये जितने लोग थे वो हिंदू जो थे वो हमसे ज्यादा कुरान के ज्ञानी थे। फिर तो ये अपनी बात को नकार रहे हैं। अरे जिस कौम के बारे में जिसमें कन्वर्सेशन जो अक्सर वो है, जो इतनी महान कौम थी, आप उनके बारे में कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि वो सब कुछ होने देते? सवाल ये ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि मुझको भारतीयता सिखाने के लिए किसी मौलवी साहब की जरूरत नहीं,
किसी संघ की जरूरत नहीं। मैं उन चीजों को मानता हूं जिसमें कहा गया वसुधैव कुटुंबकम, मैं उस चीज को मानता हूं जिस चीज सवाल ले लेता हूं। सम्राट अशोक के अहिंसा के संकल्प ने कायरता फैलाई, ये एक आखिरी पॉइंट है। ये तो जापान से पूछना पड़ेगा। बलदेव भाई शर्मा, देखिए, अहिंसा का अर्थ दूसरों के सामने हथियार डाल देना नहीं है। अहिंसा केवल वही कर सकता है पालन जिसमें स्वयं ताकत है। कमजोर की कोई अहिंसा नहीं होती है। कमजोर तो सिर झुका लेगा, आओ भैया मार दो मुझे, ये अहिंसा थोड़ी है। अहिंसा के लिए शक्ति रखना बहुत जरूरी है। और गांधी ने जिस अहिंसा का प्रचार किया, गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर के सामने अपनी ताकत दिखाई, इसलिए वो अहिंसा का प्रचार करते थे। कमजोर आदमी क्या अहिंसा करेगा? अशोक जो भिखारी है वो क्या करेगा? सम्राट अशोक महान थे, कायर थे। और लेकिन उन्होंने नहीं, सम्राट अशोक कायर नहीं थे, लेकिन उनकी अहिंसा को जिस रूप में प्रचारित किया गया, क्यों है? सम्राट अशोक कायर थे ऐसा नहीं लिखा है उसमें। सम्राट अशोक के अहिंसा के संकल्प ने कायरता। हाँ, सम्राट अशोक कायर नहीं थे, लेकिन उनके अहिंसा के संकल्प ने उस अहिंसा को जिस तरह प्रचारित किया गया उसने कायरता पैदा। देखिए विरोधाभास देखिए, लद्दाख में जाके उन्होंने कहा कि जो कुछ भी किया, यानी वो युद्ध से बुद्ध तक गए। ये जो विरोधाभासी बातें हैं, संघ देखिए कोई चीज नहीं है। मैं आखिर में एक ही बात कहना चाहूंगा, पंत साहब के बात को कोट करते हुए और आगे बढ़ाते हुए, असल चीज इतिहास रचने की बात है। माननीय नरेंद्र मोदी जी इतिहास रचना चाहते हैं और संघ इन बातों को लेकर उस इतिहास को रचना नहीं देना चाहता। युद्ध से बुद्ध तक ये उनका नारा था और इनका नारा कार्यता को वो जो है कायर बना रहे थे। अब ये जो विरोधाभासी बीजेपी और संघ को तय करना चाहिए, इसमें इतिहासकारों को, सेकुलरवादियों को या जो पंसा उन पे हिस्टोरियन का जो समय हो रहा है वो अच्छा काम है, शिक्षा के विस्तार में करें। नरेंद्र भाई मोदी बैठे और संघ प्रमुख बैठे कि भाई इतिहास मुझको रचने दीजिए, मैं देश का सबका साथ सबके विकास की बात कर रहा हूं। क्यों आप मेरी इस बात को जो कर रहा है, जो जापान में सब ये हेडलाइन थी जिस दिन उन्होंने लद्दाख में जाके कहा युद्ध से बुद्ध तक, ये जापान के न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी। और जब आप यहाँ कोट कर रहे हैं तो फिर बताइए हमारे प्रधानमंत्री सच्चे हैं या इनकी प्राइवेट चीजें सच्ची हैं? जिसमें युद्ध की क्षमता है वही बुद्ध बन सकता है, ये बुद्ध कायर आदमी नहीं बन सकता। चलिए आपने नई व्याख्या कर दी, बुद्ध कायर नहीं बन सकता। चलिए आपकी इस नई व्याख्या को भी हम स्वीकार करते हैं, क्योंकि ये बहस का मंच है और जब बड़ी बहस होती है तो कई नई चीजें सामने निकल कर आती हैं और हम हर विचार का सम्मान करते हैं। और इस विचारती जी माफी चाहूंगा, बहुत माफी के साथ कहूंगा मुकेश नायक जी और तमाम पैनलिस्ट को बहुत माफी के साथ कहूंगा कि हमारे पास वक्त इतना ही है। बड़ी बहस में आज के लिए इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।